हेलो स्टूडेंट्स, 12th मैथमेटिक्स रिवीजन क्लास वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3। इससे पहले 10.2 एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन आपने ये देखा होगा और उस एक्सप्लेनेशन को अगर आप समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज 10.2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक्सप्लेनेशन को जो आपको बताया गया है वह एक बार या दो बार जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है आप देख लें, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चंस इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। उसमें बताने के लिए और कुछ नहीं। एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको बताया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, तो वो हम क्वेश्चन का एक सोल्यूशन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 10.3 का एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सरसाइज 10.3 एक्सरसाइज 10.3 में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बताया जाता है। ये क्या होते हैं वह हम समझते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अगर कोई भी दो वेक्टर्स ए और बी हैं, मान ले कोई एक वेक्टर ए है और कोई एक दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच में एंगल एक थीटा दे दिया गया, तो डॉट प्रोडक्ट ये कहता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए का मॉडुलस डॉट वेक्टर बी का मॉडुलस कॉस थीटा। ये फार्मूला बनता है डॉट प्रोडक्ट के लिए। अब इस डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले से बहुत सारे रिजल्ट्स डिराइव होते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स डिफाइन किए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट यह है कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ये स्केलर क्वांटिटी को बताता है। ये स्केलर क्वांटिटी को बताता है, मीनिंग न्यूमेरिक वैल्यूज में आंसर ये बताता है स्केलर क्वांटिटी। इसका रिजल्ट जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी में आता है, इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा डिराइव रिजल्ट क्या है, आप एज्यूम करो कि अगर हम यहां थीटा 0 डिग्री मान लें, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू cos 0। cos 0 क्या होता है 1, तो आएगा क्या हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। लेकिन थर्ड रिजल्ट में यह कहा जाता है कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए π/2 तो क्या आएगा। अब थीटा π/2, अगर थीटा π/2 मीनिंग cos π/2, cos π/2 मीनिंग cos 90, cos 90 तो 0 होता है, तो इसकी मीनिंग ये कंप्लीट RHS का जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसकी मीनिंग ये भी है कि अगर 90 डिग्री की मीनिंग क्या है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री मीनिंग परपेंडिकुलर है। इसकी मीनिंग ये भी आप कह सकते हैं कि इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर देन एक रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। अगर किसी भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर को आप परपेंडिकुलर प्रूव करना चाहते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट कर दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, वो हम सीखेंगे कैलकुलेट करना। नेक्स्ट स्टेटमेंट बताने से पहले एक स्टेटमेंट आप पहले सुन लें, उसके बाद मान लो हम i इंटू आई कैलकुलेट करना चाहते हैं, j इंटू जे या k इंटू के या i इंटू जे कैलकुलेट अगर करें तो क्या आएगा, इसे हम पहले देख लेते हैं। एक इस एग्जाम्पल से यह x माना जाता है, यह y माना जाता है और यह z माना जाता है। i ये मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस पर जो यूनिट कंपोनेंट का वेक्टर होता है उसे हम i कैप कहते हैं, y एक्सिस पर जो यूनिट कंपोनेंट का वेक्टर होता है उसे j कैप, और z एक्सिस पर जो यूनिट कंपोनेंट का वेक्टर होता है उसे k कैप कहा जाता है। अगर हम i को i से ही मल्टीप्लाई करें,
आई को आई से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, या जे को जे से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, या के को के से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये आप सीखते हैं। आई को आई से मल्टीप्लाई अगर आपने किया तो आई भी एक्स एक्सेस पर है, दूसरा आई भी एक्स एक्सेस पर है। इसके मीनिंग जिन दो की हम बात कर रहे हैं दोनों एक ही एक्सेस पर है। एक ही एक्सेस की मीनिंग दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का बनता है। और अगर एंगल 0 डिग्री का बनता है तो इसकी मीनिंग cos 0 हो जाएगा, और cos 0 होने पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसकी मीनिंग यह है कि अगर हम i इंटू आई करते हैं, यहां जरा समझ लो, i इंटू आई अगर हम करें तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ i इंटू मॉडुलस ऑफ i, यही तो आएगा ना। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो यही तो आएगा। और i है क्या, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ही तो बताता है ना। तो इसकी मीनिंग अगर इसका मॉडुलस हम कैलकुलेट करें तो आएगा 1, और इसका भी मॉडुलस कैलकुलेट करें तो आएगा 1। तो इसकी मीनिंग i इंटू आई क्या आना चाहिए। सिमिलरली j इंटू जे क्या आएगा 1, k इंटू के क्या आएगा 1। तो एक हमें इस डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट ये मिला कि अगर i को i से, j को j से, k को k से डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाए तो ये क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। एक और डिराइव्ड रिजल्ट यही हम बना सकते हैं, जरा देखो, i इंटू आई को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, मॉडुलस ऑफ i इंटू मॉडुलस ऑफ i, यही तो आता है ना। और इसे हम क्या देख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ i का होल स्क्वायर। इसकी मीनिंग कहीं भी अगर कोई भी, ये यूनिट कंपोनेंट का वेक्टर है i, ध्यान रखना आप ये इसमें कंफ्यूज ना करें कि i के ऊपर वेक्टर नहीं लगा हुआ है, ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का, यूनिट कंपोनेंट का वेक्टर है ये। तो इसकी मीनिंग अगर कहीं भी हमें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ए वेक्टर का होल स्क्वायर। इसकी जरूरत आपको पड़ेगी आगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पर बेस्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब आगे देखें, आई इंटू जे क्या होगा, या जे इंटू के क्या होगा, या के इंटू आई क्या होगा। ये क्या होना चाहिए, अब जरा समझो, आई और जे में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये मैंने बताया है एक्स वाई जेड ये तीनों एक्सेस के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। किसी भी तरह से आप देखें 90 डिग्री ही बनेगा। तो अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का बनता है तो आई इंटू जे करने पर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ जे इंटू कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है, 0 डिग्री। तो मीनिंग RHS पूरा 0 हो जाएगा। तो इसकी मीनिंग आई इंटू जे, जे इंटू के या के इंटू वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो ये एक ऐसे ड्राइव रिजल्ट्स हैं जिससे डॉट प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चंस हम कैलकुलेट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इसी पर बेस्ड। मान लो किसी क्वेश्चन में हमसे कहा गया एक वेक्टर a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस के, और एक b वेक्टर इक्वल्स टू दे दिया गया 4i माइनस 2j प्लस के। a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमसे निकालने के लिए कहा गया। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालने के लिए जो फार्मूला बताया गया वो फार्मूला तो ये है, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली थीटा की वैल्यू दी होनी चाहिए, लेकिन यहां तो थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो फिर कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब जब थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम ऐसे किसी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के लिए विदाउट एंगल कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका यह है, जरा ध्यान से देखो, हम i का i से देखो मल्टीप्लाई करते हैं। i का i से मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1, और 2 का 4 से मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 8। तो 8 इंटू 1 हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस j का j से मल्टीप्लिकेशन आ जाता है 1, लिखें या ना लिखें, और 3 का -2 से मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा -6। तो आप अगर चाहो तो चलो अभी यही रहने दो, और फिर k का k से मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 1, और माइनस का प्लस से मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 1, तो -1 हो जाएगा। i का j से मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, j का k से नहीं, k का i से नहीं। क्यों, क्योंकि 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 8 - 6 - 1, ये कितना हो जाएगा 1। तो आप किसी भी ऐसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट विदाउट एंगल निकाल सकते हैं।
विदाउट एंगल, ये निकाल लेंगे, आंसर यही आएगा। चलो जी, इन दोनों के केस में ये आया, और किसी दूसरे क्वेश्चन में जो भी दिया जाएगा सॉल्व करने का तरीका ये है। एक और हम रिजल्ट देखते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बताया गया मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो अगर हमें कॉस थीटा की कैलकुलेशन करनी हो, मीनिंग थीटा एंगल कैलकुलेट करना हो, या आप यूं कहें कि किसी दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमें एंगल निकालने के लिए कहा जाए, तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला यह होता है कॉस थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ये फार्मूला लगता है। ए वेक्टर बी वेक्टर की कोई भी वैल्यू दी जाए, या कोई जरूरी नहीं है ए वेक्टर बी वेक्टर, इसके जगह पर कुछ भी दिया जाता है, हम एंगल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कहीं किसी क्वेश्चन में ए वेक्टर की वैल्यू दी जाए, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस के एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस के, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? ये फार्मूला ऊपर का लगा देंगे, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली i प्लस 2j माइनस के डॉट 2i प्लस 3j माइनस के डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर में करेंगे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और दूसरे वेक्टर के मॉडुलस के लिए आप करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर को डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करेंगे। तो i का i से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, 2j को 3j से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6j स्क्वायर, j स्क्वायर 1 होता है तो बच जाएगा 6, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 6 रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14। ये हो जाएगा न्यूमरेटर 7 डिवाइडेड बाई रूट 84। अब 7 बाई रूट 84 ये कॉस के किसी एंगल को तो बताता नहीं है। जब ये कॉस के किसी एंगल को नहीं बताता है, तो उस केस में हम थीटा इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 7 बाई रूट 84। ये हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर कोई एंगल होता तो उसी के अकॉर्डिंगली हम वैल्यू बता देते कि π/2 π/3 π/4 जो भी आता वो बता देते। ये वैल्यू किसी एंगल को नहीं बताता, इसीलिए कॉस इनवर्स के साथ इसे हमने लिख दिया। जो आपने डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया है उसके प्रॉपर्टीज में 2 स्टेटमेंट्स बताए जाते हैं। पहले स्टेटमेंट में यह कहा जाता है, जो आप पहले से यूज करते आ रहे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में पहला स्टेटमेंट क्यूमुटेटिव के अकॉर्डिंगली बनता है, और उसमें यह कहा जाता है कि अगर ए वेक्टर को आप बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट ध्यान दें, डॉट प्रोडक्ट की मीनिंग डॉट है, क्रॉस आप नहीं लगा सकते हैं। जनरली डॉट में और मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन वेक्टर में डिफरेंस होता है। आप इस ए डॉट बी वेक्टर को ये नहीं लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, ये ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर एक ही तो है। गलत है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या है इनमें डिफरेंस, क्या है वो आपको आगे बताया जाएगा। अभी आप फिलहाल यही जान लें कि ये दोनों इक्वल नहीं है, रॉन्ग अप्रोच है। दूसरे में यह कहा जाता है कि अगर कहीं भी आपने किसी कांस्टेंट टर्म के साथ कोई एक वेक्टर लिखा है और एक वेक्टर बी भी लिख लिया है, तो उस केस में उस कांस्टेंट टर्म को आप बाहर करो, और जो 2 वेक्टर्स दिए जा रहे हैं उन दोनों में आप डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कंप्लीट कर लो। तो ये रिजल्ट्स ऐसे हैं जिससे आप डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं प्रोजेक्शन। ये क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन बेसिकली, अभी मैं आपको एक फिगर से एक्सप्लेन कर रहा हूं।
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होगा, जरा देखो। अगर एक कोई वेक्टर बी है और इस पर एक कोई प्रोजेक्शन, ये वेक्टर ए है। प्रोजेक्शन की मीनिंग क्या है? जिस तरह से आप प्रोजेक्टर में नहीं देखते हैं, आप मूवीज देखते हैं तो एक छोटे से लेंस के थ्रू पर बड़े से स्क्रीन पर वो फ्लैश किया जाता है, ठीक है। और जितनी उस छोटे से लेंस से रेज निकलती है, जितने डिस्टेंस तक, उतने डिस्टेंस तक वो पिक्चर आती है, ठीक है। तो यही तो है। यहां मान लो यहां से कोई एक रेज निकल रही है और वो यहां तक आ रही है, मीनिंग ए की तरफ से जो आ रही है वो बी पर पड़ रही है, और ये एग्जैक्ट उतनी ही होगी जितनी ए पर है। ये देखो ए के लिए यहीं तक पड़ेगी, यही है। अगर आप पूरी लाइन को कुछ और भी मान लें और इस पोर्शन को बी वेक्टर मान लें जिस पर यह प्रोजेक्शन आ रहा है, तो उस केस में हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए का बी पर प्रोजेक्शन। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप इक्वल्स टू, हम इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर इंटू बी कैप को कैलकुलेट करते हैं तो बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मॉडुलस। तो फाइनली आप लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का मॉडुलस। आपको लर्न ये होना चाहिए कि जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन पड़ता है उसी का यूनिट वेक्टर यूज करना है। लर्न करने का तरीका ये, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन पड़ता है उसी का यूनिट वेक्टर यूज होता है। बी पर पड़ रहा है प्रोजेक्शन तो यूनिट वेक्टर हम बी का लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कोलिनियर कभी कभी प्रूव करने के लिए कह दिया जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। कोलिनियर की एक कंडीशन आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। एक तो आप ये पढ़ ही चुके हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो और उसमें सम कांस्टेंट हम यूज कर लिए जाएं तो उस केस में ये वेक्टर दोनों क्या होंगे? कोलिनियर। ये तो एक कंडीशन है ही है। एक कंडीशन और भी कभी कभी पॉइंट्स दे दिए जाते हैं ए बी सी, और उसके बीच में कहा जाता है कि ए बी सी, मान लो 3 पॉइंट्स हैं, इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए और उसमें कहा जाता है कि प्रूव दैट ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर ये कोलिनियर है। उस केस में बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट ध्यान दें, ए बी वेक्टर का मॉडुलस प्लस बी सी वेक्टर का मॉडुलस अगर ए सी वेक्टर के मॉडुलस के इक्वल हो जाए तो उस केस में हम कह देंगे ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक, एक बार फिर समझ लें क्या मैंने कहा। अगर 3 पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं उस केस में आप ए बी लेंथ कैलकुलेट कर लें और बी सी लेंथ कैलकुलेट कर लें और ए सी लेंथ भी कैलकुलेट कर लें। अगर ए बी और बी सी लेंथ का एडिशन ए सी लेंथ के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कह देंगे? ये तीनों कोलिनियर है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये तीनों कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक। तो ये कोलिनियर की कंडीशन। और अब हम एक्सरसाइज 10.3 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। कुछ सारे क्वेश्चंस तो नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो देखते हैं क्या है वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपके एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 10.3। क्या है? एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर, आपके एनसीईआरटी बुक की ही बात हो रही है। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स, क्योंकि इसके पहले, अभी मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं बता दूं ये जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस हैं ये सभी इजी हैं। किसी दो के बीच में एंगल निकालने के लिए कहा गया, किसी का प्रोजेक्शन, तो आप उसी तरह से यूज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 5th क्वेश्चन, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, यूनिट वेक्टर है। इसकी मीनिंग हम सेकेंड पार्ट की बात बाद में करेंगे, पहले इसी पार्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम पहले को ए वेक्टर, दूसरे को बी वेक्टर, तीसरे को सी वेक्टर मानते हैं
तो इस कंप्लीट का मॉडुलस साइज के साथ कैलकुलेशन ये 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी तो यूनिट वेक्टर हुआ। भाई यूनिट वेक्टर की मीनिंग क्या है? ए वेक्टर क्या हो जाना चाहिए? ए वेक्टर का मॉडुलस के साथ वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 1 हो जानी चाहिए। यही तो बात होती है ना। चलो जी, तो अगर हमने ये मान लिया लेट ए वेक्टर इक्वल टू 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, बी वेक्टर 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, और सी वेक्टर 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k, यह हमें दिया गया है। ठीक, अब ए वेक्टर की बात करते हैं। ए वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं। तो 1/7 तो यही रहेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1/7 अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36 इक्वल टू 1/7 रूट 36 और 4 40 और 49, 1/7 इंटू रूट 49 7 होता है, दैट इज 1। इसकी मीनिंग ए वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली बी वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो बी वेक्टर के मॉडुलस के लिए 1/7 तो होगा ही होगा अंडर रूट। अब बी वेक्टर की वैल्यू को देखें, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1/7 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1/7 रूट 36 और 4 40 और 9 49, 1/7 इंटू 7, ये भी आ जाता है 1, ये भी यूनिट वेक्टर है। अगर हम सी वेक्टर के मॉडुलस की बात करें तो ये 1/7 अंडर रूट 6 का स्क्वायर, 6 सी वेक्टर देखो यहाँ है, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/7 रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 9, फाइनली 1/7 रूट 49 और 1/7 ये हो गया 7 इक्वल टू 1, ये आंसर। तो पहले पार्ट का आंसर तो हमें मिल गया। दूसरा पार्ट क्या कहा जा रहा है? आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर की मीनिंग ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, बी वेक्टर सी वेक्टर के, और सी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर। और हम ये जानते हैं कि अगर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर then वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? 0, रिक्वायर्ड कंडीशन। तो अब जरा देखते हैं ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, दैट इज 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k इंटू 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/7 इंटू 1/7 1/49, और अब i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, j को j से मल्टीप्लाई करेंगे -18, और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 2 6 और 2 12। इसे जरा चेक करके देखते हैं। तो 1/49 और ये कितना हो गया 18 माइनस 18 0, ये हो गया 0, वेरीफाई हो गया। अगेन फॉर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, क्या अब बी वेक्टर के लिए क्या लिखेंगे? 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k इंटू 1/7 की वैल्यू लिखें 6i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 1/49
अब आई का आई से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 18 और -12 -6, ये हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर का पार्ट हो जाएगा 0 और 1/49 टू 0 तो कंप्लीट हो जाएगा 0। अगेन फॉर सी वेक्टर एंड ए वेक्टर 1/7 सी वेक्टर 6i, अब चेक कर लें सी वेक्टर प्लस 2j -3k इंटू ए वेक्टर की वैल्यू 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप इक्वस टू, ये कितना होता है 1/49 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और -18 हो जाएगा 0। इसकी मीनिंग ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। और भी देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे हम कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 भी है, इसे भी जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मॉडुलस। देखो फाइंड क्या पूछा गया है, वेक्टर ए का मॉडुलस एंड वेक्टर बी का मॉडुलस, ये पूछा गया। जबकि कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन ये दी गई है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8 एंड एक कंडीशन और भी है, वेक्टर ए का मॉडुलस इक्वल्स टू 8 टाइम्स बी वेक्टर का मॉडुलस। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो हम इस पार्ट को अब सॉल्व करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली तो ये लिखा जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस प्लस हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 8। अगले स्टेप में वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये मैंने आपको बता रखा है वेक्टर ए का होल स्क्वायर, मॉडुलस ए वेक्टर ए के मॉडुलस का होल स्क्वायर एक्सप्लेनेशन में आपको बताया है मैंने। ये चेक करके देख लो, ये देखो। इसीलिए मैं बार बार एक स्टेटमेंट कहता हूं कि आप एक्सप्लेनेशन सीखें, इससे आपके सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट हो जाएंगे। माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हम ये जानते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली बी वेक्टर ए वेक्टर को हम ए वेक्टर बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। जरा आगे देखें, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8 वेक्टर बी का मॉडुलस, तो हमने यहां लिख दिया 8 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 64 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों पार्ट तो 0 ही हो जाएगा कैंसिल होकर, और माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। अगले स्टेप में 64 मॉडुलस बी का होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 63 मॉडुलस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। देयरफॉर मॉडुलस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस बी का होल स्क्वायर 8/63 हो जाएगा, 8/63। दैट इज मॉडुलस बी इक्वल टू क्या हुआ, रूट हो जाएगा 8/63। अब 8/√63 को आप कंप्लीट लिख सकते हैं 2 √2/63, ये लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू आ गई, वेक्टर बी की वैल्यू आ गई, ठीक। देयरफॉर वेक्टर ए का मॉडुलस इक्वल टू क्या हुआ, ये तो होता ही है, ये क्वेश्चन में ही हमें दिया गया है, इक्वल टू 8, और यह हो जाएगा मॉडुलस बी की वैल्यू के लिए रूट 8/63, यही आंसर हो गया। 2√2 में अब कन्वर्ट करें या ना करें, एक तो हमने कन्वर्ट कर दिया, ये यही लिख दें, क्या फर्क पड़ता है। तो ये दोनों पार्ट्स कैलकुलेट हो गए, वेक्टर ए भी और वेक्टर बी भी। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है। और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप ट्राई कर लेंगे। एंगल दिया गया है 60 डिग्री इन दोनों के बीच में, और इनका स्केलर प्रोडक्ट दिया गया है 2।
तो मैग्नीट्यूड इसका निकाल लेंगे, स्क्वायर आएगा, आंसर आपका आ जाएगा। 9th क्वेश्चन उसी तरह से जिस तरह से ये अभी आपको बताया गया 8th। अच्छा 10th क्वेश्चन अगर हम देखें तो ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है, बी वेक्टर और सी वेक्टर की दी गई है, सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ध्यान देना, इस क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हिंट्स दिया जाए तो इसमें क्या दिया गया है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। इसकी मीनिंग दिस डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यह हमें देखना होगा, यह हमें कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, 12th भी आप इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, और तो सभी सिंपल ही है, ये आप सभी कैलकुलेट करते चले जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 16 कोलिनियर का है, कोलिनियर पर बेस्ड आप कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 का थोड़ा सा हिंट्स दे दूं, क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो कि सर ने सारे इजी वाले बताए और टफ वाले सारे छोड़ दिए। मैं कोशिश कर रहा हूं टफ वाले क्वेश्चन ही आपको बताए जाएं। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखो कंडीशन दिया गया, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। ये ए वेक्टर सी वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर की मीनिंग क्या है, अभी हमने प्रूव किया था। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की मीनिंग ये है, अगर कोई कहता है ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मीनिंग ए वेक्टर का मॉडुलस ये 1 के इक्वल होगा, बी वेक्टर का मॉडुलस भी 1 के इक्वल होगा, और सी वेक्टर का मॉडुलस भी 1 के इक्वल होगा। ये बात तो चलो इतनी क्लियर हो गई। Such that a vector plus b vector plus c vector equals to 0, then find the value of a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector। चलो कोई बात नहीं, जो पूछा गया उसे हम छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। अब जरा देखो यहां क्या दिया गया है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। ठीक क्या है समझो, एक काम करो, इसमें आप इसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख दोगे, माइनस सी वेक्टर। बोथ साइड्स आप ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, पहले कंडीशन में, पहले स्टेप में जब आप ए वेक्टर से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करोगे तो जरा देखो क्या होगा, माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मॉडुलस ऑफ ये ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये देखो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जो RHS निगेटिव साइन के साथ है उसे LHS में ले आओ तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। और ये फिगर क्या हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू -1। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सेकेंड इक्वेशन कैसे आप बनाओगे, देखो ध्यान से, इसी पोर्शन को ले आओ, इसी पोर्शन को ले आओ, और इसमें आप कर दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। अब इसमें बी वेक्टर से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तीसरे में क्या करोगे, सी वेक्टर से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 इक्वेशंस बन जाएंगे, ऐड कर दो, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही ट्रिक है। ठीक है, और कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जिसका एक्सप्लेनेशन बताया जाए, ये सभी क्वेश्चंस जो एक्सप्लेनेशन है उसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ आपका एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट होता है। अगर आज से आप ढंग से रिवाइज कर लें तो क्वेश्चन सभी इससे रिलेटेड जो भी होंगे वह कैलकुलेट हो जाएंगे।